हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार GHP स्टडी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारा मध्यकालीन इतिहास के क्रम में आज हमारा तीसरा वीडियो है। इससे दूसरी वीडियो में हमने जाना था कि अरबवासी भारत सीमा क्षेत्र में कैसे प्रवेश करते हैं और मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में सफल आक्रमण करता है। तो हमने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद हम महमूद गजनवी को पढ़े हुए। तो आज हम देखते हैं, देखिए, गजनी साम्राज्य या यामनी वंश। यामनी वंश कोई और वंश नहीं है, इसी को हम गजनी साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसकी संस्थापक अल्पतगिन है। देखिए दोस्तों, अल्पतगिन कौन है? पहले एक साम्राज्य हुआ करता था, सामानी वंश। सामानी वंश का ये दास हुआ करता था अल्पतगिन। उस साम्राज्य का राजा था अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक का ये दास हुआ करता था अल्पतगिन। दास होने के साथ साथ ईरान क्षेत्र में ये अपने शासन की स्थापना करता है और उस शासन उसका नाम ये गजनी रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि उस क्षेत्र की राजधानी गजनी थी, इसलिए उस साम्राज्य का नाम ही ये गजनी रख देता है। इसकी राजधानी गजनी थी। अब आते हैं सुब्तगिन। सुब्तगिन कौन था? सुब्तगिन अल्पतगिन का दास था। अल्पतगिन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की और इसका दास सुब्तगिन था। सुब्तगिन के साथ ही ये इसका दामाद भी था। देखिए, अल्पतगिन का दास दामाद था जो 977 ईस्वी में गजनी का शासक बना। दोस्तों, 977 ईस्वी में सुब्तगिन गजनी साम्राज्य का शासक बन जाता है और ये पहला आक्रमण भारत पर करता है। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुब्तगिन पंजाब के विरुद्ध किया था। दोस्तों, अगर उस समय ये आता है कि भारत पर सबसे पहले तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो सुब्तगिन। किसके खिलाफ किया था? जयपाल के खिलाफ। दोस्तों, पंजाब की सीमा पर ये हम आक्रमण करता है और वहाँ का राजा जयपाल था। फिर वहाँ ये यहाँ पर युद्ध कोई जीत नहीं पाता है, कहानी बराबर में छूट जाती है। ना तो पूर्ण तरीके से इस युद्ध को जयपाल जीत पाते हैं और ना ही सुब्तगिन जीत पाते हैं। फिर सुब्तगिन अपने गजनी साम्राज्य वापस चला जाता है। फिर इसके बाद महमूद गजनवी 998 ईस्वी से 1033 ईस्वी तक शासन करता है। देखिए, सुब्तगिन के दो पुत्र थे। इसका बड़ा पुत्र था इस्माइल। तो ये सुब्तगिन अपने बड़े पुत्र को इस्माइल को शासक बनाता है। हालांकि वो ज़्यादा योग्य नहीं था। जब सुब्तगिन गजनी साम्राज्य का शासक था, उस समय महमूद गजनी खुरासान का राजपाल था। ठीक है। जब इस्माइल गद्दी पर बैठ जाता है सुब्तगिन के मरने के बाद, तो महमूद गजनी उसको बंदी बना करके खुद अपनी गद्दी पर अधिकार कर लेता है। देखिए, सुब्तगिन का पुत्र गजनवी पिता की मृत्यु के बाद गजनी का शासक बना। उससे पूर्व खुरासान का शासक था। जब सुब्तगिन गजनी साम्राज्य का जब राजा था, तो उसी समय खुरासान में शासक के रूप में ये काम कर रहा है, राजपाल के रूप में। फिर ये राजा बनने के क्रम में खलीफा अल-कादिर बिल्ला से अनुमति लेता है। दोस्तों, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये खलीफा कौन होते थे? दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था इस्लाम धर्म के उदय के बारे में, जब हमने आपको बताया था कि खलीफा कौन होते थे। दोस्तों, इस्लाम धर्म में जो धर्म गुरु होते थे उन्हीं को खलीफा बोला जाता है। अल-कादिर बिल्ला से ये उपाधि धारण करता है। देखिए, अल-कादिर बिल्ला इसको दो उपाधि देता है। पहली उपाधि इसको यामीन उद दौला देता है। यामीन उद दौला का तात्पर्य होता है साम्राज्य का दायना है। दूसरी उपाधि होती है यामीन उल बिल्ला। इसका तात्पर्य होता है मुस्लिमों का संरक्षक। ठीक है। फिर इसको तीसरी उपाधि फिर देता है
किसकी उपाधि देता है? सुल्तान की उपाधि। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गजनी साम्राज्य का पहला राजा कौन सा था जिसको सुल्तान की उपाधि मिली थी? तो वो कौन था? महमूद गजनवी था। किसने ये उपाधि दी थी? अल-कादिर बिल्ला ने। देखिए जब हम सल्तनत काल को सल्तनत काल को हम पढ़ेंगे तो सल्तनत काल जो शब्द है वो यहीं से सुल्तान से निकला है। अधिकांश जब सल्तनत काल में जो राजा बनेंगे तो अधिकांश उपाधि उनको सुल्तान ही मिली थी। जब हम मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे तो उनको उपाधि बादशाह मिलती है, वो हम आगे चल करके पढ़ेंगे। देखिए सर हेनरी इलियट कौन थे? सर हेनरी इलियट एक इतिहासकार हैं और ये बताते हैं कि महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है इतिहासकार को लेकर के। कैसे क्वेश्चन बनता है कि कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने बताया है कि महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था? तो वो इतिहासकार कौन है? सर हेनरी इलियट। तो आप इनका भी नाम याद कर सकते हैं। देखिए जो आक्रमणकारी होते हैं, जो आक्रमण करते हैं, उनके हर आक्रमण के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। तो इसके भी उद्देश्य थे महमूद गजनवी के। तो देखिए इसके उद्देश्य क्या थे? धन लूटना। दोस्तों इसका एक ही उद्देश्य था कि भारत से मुझे भारी संख्या में धन लूटना है और उस धन को लूट करके मुझे अपने क्षेत्र में मध्य एशिया में अपना शासन मजबूत बनाना है। देखिए धन लूटना, मध्य एशिया में शासन को मजबूत बनाना और साम्राज्य का विस्तार करना। दोस्तों इसका ये उद्देश्य था कि मुझे मध्य एशिया में अपना शासन मजबूत बनाना है और अपने मध्य एशिया में ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, न कि भारत में। देखिए अब इसके कुछ प्रमुख आक्रमण हैं। अब इनके हम प्रमुख आक्रमणों को जानेंगे। दोस्तों ये 27 साल के बीच में 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। तो हम कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण आक्रमणों को जानेंगे। देखिए पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में करता है। पंजाब के हिंदू शाही शासक के विरुद्ध ये आक्रमण करता है। तो पंजाब के शासक जयपाल थे, तो ये जयपाल से युद्ध करता है। हालांकि यहाँ पर इसके फलस्वरूप ये होता है कि यहाँ पर नतीजा बराबर में छूट जाता है। ना तो इस युद्ध को पूरी तरीके से जयपाल जीत पाते हैं, ना ही महमूद गजनवी जीत पाता है। फिर कुछ धन लूट करके गजनी क्षेत्र में चला जाता है। फिर ये 1001 ईस्वी में फिर आता है। 1001 ईस्वी में पुनः फिर आता है और फिर ये पंजाब की सीमा पर आक्रमण करता है, जयपाल से युद्ध करता है। दोस्तों जयपाल को यहाँ पर ये पराजय कर देता है और कहा जाता है कि जयपाल इतने हतोत्साहित हो गए थे कि उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों पहला जयपाल के साथ युद्ध सुप्तगिन ने किया था। सुप्तगिन कौन था? महमूद गजनवी का पिता था। तो पहला आक्रमण यह करता है सुप्तगिन, फिर महमूद गजनवी करता है 1000 ईस्वी में और 1001 ईस्वी में। तो 1001 ईस्वी में जयपाल को ये बुरी तरह से पराजित कर देता है और धन संपत्ति को लूट करके चला जाता है। फिर जयपाल हतोत्साहित हो जाता है तो अपनी आत्महत्या कर लेता है। हालांकि जयपाल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जयपाल को एक रणनीति बनानी थी और अपनी सेना को मजबूत बनाना था। फिर छठवां आक्रमण होता है 1008 ईस्वी में। तो हिंदू शाही राजा थे आनंदपाल। आनंदपाल कौन थे? जयपाल का पुत्र था आनंदपाल। तो इसको भी पराजित कर देता है महमूद गजनवी, आनंदपाल को भी पराजित कर देता है और यहाँ से भी धन संपत्ति अधिक संख्या में लूट करके ले जाता है। दोस्तों इसका पहले उद्देश्य था कि मुझे भारत से केवल धन लूटना है। फिर
इसका उद्देश्य बदल जाता है। इसका उद्देश्य मूर्ति भंजक के रूप में बदल जाता है। ये सोचता है कि भारत में बहुत सारे राजा हैं, बहुत सारे मंदिर हैं और इनके पास भारी संख्या में संपत्ति है, तो ये बाद में मंदिरों को लूटता है, उनकी मूर्तियों को तोड़ करके अपने गजनी क्षेत्र में ले जाता है और राजाओं को लूटता है। देखिए 1018 और 19 ईस्वी में ये मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण करता है और यहाँ के मंदिरों को तोड़ता है और मूर्तियों को तोड़ता है और मूर्तियों का उपयोग ऐसी जगह करता है जो हिंदू धर्म के विरुद्ध है। तो वहाँ के राजा प्रतिहार राजा थे, मथुरा और कन्नौज। फिर पुनः ये वापस गजनी क्षेत्र में चला जाता है। फिर 13वां आक्रमण करता है। 13वां आक्रमण दोस्तों, 13वां आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 17वें जो आक्रमण होते हैं उनमें से महत्वपूर्ण आक्रमण 13वां माना जाता है। 1019 और 20 ईस्वी में ये आक्रमण करता है। तो चंदेल राजा विद्याधर थे। कहा जाता है कि चंदेल राजा विद्याधर थे, वो विधिवत रूप से इसका विरोध करते हैं और इसको इस युद्ध में सफल नहीं होने देते हैं। फिर 16वां आक्रमण होता है 1025 ईस्वी में और ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। वहाँ के राजा भीमदेव थे और भीमदेव के नेतृत्व में वहाँ का शासन चल रहा था। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, सौराष्ट्र क्षेत्र के पास। सोमनाथ मंदिर एक शिव मंदिर है। तो वहाँ से बहुत सारी मूर्ति लूट करके ले जाता है। कहा जाता है 20,000 मुद्राएं लूट करके ले जाता है और अपने ऊंट घोड़ों के द्वारा ले जाता है। जैसे ये ऊंट घोड़ों के द्वारा ले जाता है यहाँ की मूर्तियों को और 20 लाख मुद्राओं को और सोने चांदियों को, तो इसको रास्ते में जाट रोक लेते हैं और जाटों से मुकाबला होता है। जब जाटों से मुकाबला होता है तो कहा जाता है कि जाट इसके ऊंट घोड़ों को लूट लेते हैं और भारी संख्या में सोने चांदी भी लूट लेते हैं। फिर ये 1027 ईस्वी में इसका अंतिम आक्रमण था और ये सोचता है कि मुझे इस बार जाटों से मुकाबला करना है और उनके बारे में ये रणनीति। देखिए दोस्तों, कुछ प्रमुख बिंदु हैं। देखिए, महमूद गजनी के दरबारी इतिहासकार थे। दरबारी इतिहासकार उर्वी था। उर्वी की 2 रचनाएं हैं, किताब उल यामनी और तारीख ए यामनी, इसकी 2 रचनाएं हैं। फिर हम अल-बरूनी की रचनाएं देखते हैं। देखिए, महमूद गजनी 11वीं सदी में गजनी के साथ अल-बरूनी आया था। देखिए, गजनी के साथ 11वीं सदी में अल-बरूनी भारत आया था और इसकी रचनाएं हैं। किताब उल हिंद की ये रचना करता है। इसकी रचना में तत्कालीन भारत की जानकारी मिलती है। देखिए, ये भारत में आता है तो ये भारत के माहौल को देखता है, भारत की सामाजिक स्थिति क्या है, भारत की सांस्कृतिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है। जब उन स्थितियों को समझता है, पढ़ता है, उनके बारे में गहन अध्ययन करता है तो उसका वर्णन या उसका उल्लेख ये अपनी किताब उल हिंद में करता है। उनका भी अध्ययन करता है और कुछ पुराणों को भी पढ़ता है, उनका भी अध्ययन करता है। देखिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला वह पहला मुसलमान था। दोस्तों, ये पहला तुर्क मुसलमान था जो भारत के पुराणों को पढ़ता है। देखिए, अरबी में लिखित तहकीब ए हिंद का अंग्रेजी अनुवाद करवाया। दोस्तों, इसने अल-बरूनी ने जो तहकीब ए हिंद जो रचना थी, अंग्रेजी अनुवाद इसने कराया है ना, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद इसने कराया। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद कौन करता है? साचा। इसका साचा ने अंग्रेजी अनुवाद किया था और रजनीकांत शर्मा ने इसका हिंदी अनुवाद किया था।
हिंदी में इसका अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया था और अंग्रेजी में इसका अनुवाद साचाओ ने किया था। दरबार इतिहासकारक फिर एक हमारा इसकी रचना है शाहनामा। दरबार इतिहासकारक फिर दोषी की रचना शाहनामा है। इसकी रचना है शाहनामा। इसकी रचना शाहनामा है। तो इसका लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा ने जिसकी रचना की थी फिरदौसी ने, तो फिरदौसी को एक टाइटल मिला था पूर्व का होमर। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्व का होमर किस दरबार इतिहासकार को कहा जाता है? तो फिरदौसी को कहा जाता है। देखिए जब गजनी भारत आया था तो इसने कुछ सिक्के चलाए थे, तो इसने सिक्के चांदी के सिक्के चलाए थे और उस सिक्कों पर इसने संस्कृत भाषा में उल्लेख करवाया था चांदी के सिक्के पर, और अरबी भाषा में भी करवाया था। तो एक साइड